मार्केट रेगुलेटर बॉडी सेबी ने 23 अगस्त को अनिल अंबानी के साथ साथ 24 अन्य लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। इन सभी पर सिक्योरिटीज मार्केट में 5 साल का बैन लगा दिया गया है। सेबी ने अनिल अंबानी के ऊपर 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। ये पूरा मामला रिलायंस होम फाइनेंस के पैसों के डायवर्जन से जुड़ा हुआ मामला है। सेबी ने अनिल अंबानी को किसी भी लिस्टेड कंपनी या फिर मार्केट के साथ रजिस्टर्ड कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर जुड़ने से भी रोक लगा दी है। रिलायंस होम फाइनेंस पर भी कड़ा एक्शन लिया गया है और सिक्योरिटीज मार्केट से रिलायंस होम फाइनेंस को 6 महीने के लिए बैन करते हुए 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। 222 पेज की रिपोर्ट में क्या लिखा है सेबी ने, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अब बात अनिल अंबानी की हुई ही है तो आपको याद तो होगा 2014 का लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री ने देश की 140 करोड़ जनता को कई आश्वासन दिए, जिसमें एक था कि वो विदेश से काला धन वापस लेकर आएंगे। उन्होंने तब की यूपीए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लाखों करोड़ों रुपए कांग्रेस के नेताओं का और उनके साथी कारोबारियों का विदेशों की बैंक में पड़ा हुआ है। सपने दिखाए गए कि उस पैसे से हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने न खाऊंगा न खाने दूंगा के फॉर्मूले पर काम करने का वादा किया, लेकिन क्या ऐसा अभी तक हो सका है? शायद नहीं। उल्टा जितनी ये सरकार डिफॉल्टर कारोबारियों पर मेहरबान रही है, उतनी और कोई कभी नहीं रही। जिस अनिल अंबानी पर सेबी ने आज बैन लगाया है, इस डिफॉल्टर का स्विस बैंक के 2 खाते में 814 करोड़ काला रुपए जमा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद कहा था कि अनिल अंबानी का 814 करोड़ स्विस बैंक में है, जिसका 420 करोड़ रुपए टैक्स बनता है। लेकिन अनिल अंबानी ने भारतीय टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी खबर नहीं दी और टैक्स की चोरी की है। इस बात को सालों बीत गए, लेकिन इस पैसे को अभी तक वसूल नहीं किया गया है। विपक्ष के नेता कभी कथित शराब घोटाले में तो कभी कथित जमीन घोटाले में एक एक करके जेल जाकर बाहर भी आ गए, लेकिन अनिल अंबानी का ये केस ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। आज के फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में इस केस की असलियत भी जानेंगे। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। सेबी ने अपने 222 पेजेस के अंतिम आदेश में पाया कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के बड़े अधिकारियों की मदद से आरएचएफएल के फंड से पैसा निकालने के लिए एक धोखाधड़ी की साजिश रची और बड़ा फ्रॉड किया। अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के फंड पर डाका डाल दिया है। उन्होंने आरएचएफएल के फंड से कुछ लोगों को लोन दिया है और लोन देते वक्त जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखा, जैसे लोन जिस प्रॉपर्टी पर दिया जा रहा है वो सच में मौजूद है या नहीं। इसके साथ साथ लोन देने की गति में बहुत तेजी भी देखने को मिली है। उदाहरण के लिए 2017-18 में आरएचएफएल के फंड से कुल 3700 करोड़ रुपए के लोन दिए गए, जबकि 18-19 के दौरान 8800 करोड़ रुपए के लोन बांट दिए गए। अब घोटाला तब हुआ जब कुछ बातें पता चली, जैसे जिन कंपनीज को लोन दिया गया है वो अनिल अंबानी से एफिलिएटेड हैं। दूसरा, जिस तरह के लोन किए गए थे, आरएचएफएल के बोर्ड मेंबर्स ने उस तरह के लोन करने की व्यवस्था को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए थे और कॉर्पोरेट लोन की नियमित समीक्षा भी की थी। लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने अनिल अंबानी के देख रेख में इन आदेशों की अनदेखी करके ये लोन पास कर दिए, आंखें बंद करके किसी को भी पैसे बांट दिए और वो सब अनिल अंबानी के घनिष्ठ थे, उनका गहरा संबंध था। आखिरकार इनमें से ज्यादातर लोन लेने वाले लोग कर्ज चुकाने में असफल रहे। इसी वजह से कंपनी आरएचएफएल अपने कर्ज को नहीं चुका पाई और डिफॉल्ट कर गई। इस फ्रॉडुलेंट स्कीम के जरिए 2800 करोड़ रुपए का हेरफेर किया गया था, जिसकी सजा के रूप में सेबी ने अनिल अंबानी पर 5 साल का बैन लगाया है। अब वो इस दौरान कुछ भी खरीद बेच नहीं सकते मार्केट में। सेबी ने कहा भी कि धोखाधड़ी की एक साजिश अनिल अंबानी ने रची और आरएचएफएल के केएमपी ने इसे अंजाम दिया। इस साजिश के जरिए आरएचएफएल से फंड्स की हेराफेरी की गई और उन अयोग्य उधारकर्ताओं को लोन के रूप में दिया गया जो अनिल अंबानी से एफिलिएटेड संस्थाओं के प्रमोटर्स पाए गए। इसके कारण आरबीआई के तहत कंपनी का समाधान हुआ, जिससे इसके शेयरधारक मुश्किल स्थिति में आ गए, क्योंकि मार्च 2018 में आरएचएफएल का शेयर प्राइस करीब 59 रुपये 60 पैसे हुआ करता था। मार्च 2020 तक जब धोखाधड़ी की सीमा स्पष्ट हो गई और कंपनी के संसाधन समाप्त हो गए तो शेयर की कीमत गिरकर 1 रुपये से भी कम केवल 75 पैसा रह गई। अब भी 9 लाख से ज्यादा लोगों ने आरएचएफएल में निवेश कर रखा है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि अनिल अंबानी पर फ्रॉड का ये कोई पहला मामला तो है नहीं। इनके ऊपर ब्लैक मनी एक्ट के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुकदमा चलाने की मांग कर चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये मांग 2 स्विस बैंक खातों में 814 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित संपत्ति पर
420 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी को लेकर किया था। ये बात 8 अगस्त 2020 की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनिल अंबानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुलासा किया कि उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझकर भारतीय टैक्स डिपार्टमेंट से अपने विदेशी बैंक में जमा पैसों की बात छुपाई ताकि टैक्स की चोरी की जा सके। डिपार्टमेंट के अनुसार अंबानी ने सोची समझी रणनीति के तहत विदेशी बैंक अकाउंट में जमा रकम की जानकारी भारतीय टैक्स अथॉरिटीज को नहीं बताई। अनिल अंबानी के खिलाफ ब्लैक मनी इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के सेक्शन 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाने की बात कही, जिसमें जुर्माने के साथ साथ अधिकतम 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया और 31 अगस्त तक जवाब देने को कहा। अंबानी के ऊपर लगा ये आरोप असेसमेंट ईयर 2012-13 से लेकर 2019-20 तक जमा की गई संपत्ति का था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस के अनुसार अधिकारियों ने पाया कि अंबानी बहामास बेस्ड कंपनी डायमंड ट्रस्ट और नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर भी हैं और बेनिफिशियल ऑनर भी हैं। नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर कराया गया है, जिसे टैक्स चोरी के लिए स्वर्ग माना जाता है और इन सभी देशों को टैक्स हेवन कंट्रीज कहा जाता है। बहामास बेस्ड ट्रस्ट के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पाया कि ये ड्रीम वर्क होल्डिंग्स नाम से एक कंपनी चलाता है। इस कंपनी ने स्विस बैंक में एक खाता खुलवाया हुआ है, जिसमें 31 दिसंबर 2017 को 3,20,95,600 डॉलर जमा थे। नोटिस के अनुसार ट्रस्ट को 2,50,40,422 डॉलर की इनिशियल फंडिंग मिली थी। डिपार्टमेंट का कहना है कि ये फंडिंग अनिल अंबानी के पर्सनल अकाउंट से भेजी गई थी। अंबानी ने 2006 में ट्रस्ट को खोलने के लिए केवाईसी के दौरान अपना पासपोर्ट दिया था और इस ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज के रूप में उनके परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। इतने सबूत होने के बाद भी क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई, बताएंगे। एक और कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में जुलाई 2010 में रजिस्टर हुई। उस कंपनी ने भी ज्यूरिख के बैंक ऑफ साइप्रस में अकाउंट खुलवाया था। डिपार्टमेंट का कहना है कि अनिल अंबानी ही इस कंपनी और कंपनी के फंड के अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर हैं। इस कंपनी को साल 2012 में बहामास में रजिस्टर्ड एक कंपनी PUSA से 10 करोड़ डॉलर मिले थे। अनिल अंबानी ने ही उस फंड को सेटल किया था और उसके बेनिफिशियरी भी वही थे। कुल मिलाकर इन दोनों स्विस बैंक खातों में कुल जमा रकम 814 करोड़ रुपए है और इसके ऊपर 420 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी बनती है। अब हुआ ये कि इनकम टैक्स ने ये आरोप लगाए थे अगस्त 2022 में, लेकिन अगले महीने ही कालाधन के इस मामले में अनिल अंबानी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा कि वह ब्लैक मनी एक्ट के तहत अभी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करें। न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाले पैक करवा के निकल गए। जनता अपनी बारी का इंतजार कल भी कर रही थी और आज भी कर रही है और करती रहेगी, और अभी तो इंतजार चलता रहेगा। अनिल अंबानी के वकील रफीक दादा ने कोर्ट में नोटिस का विरोध करते हुए कहा था कि ये कारण बताओ नोटिस अंबानी के खिलाफ उन निराधार, स्पष्ट रूप से गलत और ओछे आरोपों पर बेस्ड है जो साल 2006 और 7 के हैं। तब कालाधन अधिनियम को अमल में नहीं लाया गया था। ऐसे में इस अधिनियम का इस्तेमाल अभी नहीं किया जा सकता। एडवोकेट अखिलेश्वर शर्मा सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा कि दादा जो फैसला चाह रहे हैं वो बेनामी अधिनियम का है, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्लैक मनी एक्ट के तहत कार्रवाई करना चाह रहा है। ये मामला तब से ही ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इस पे कोई कार्रवाई या कोई सुनवाई नहीं की गई है। आपकी राय इस रिपोर्ट पर क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।